ये बहुत ही भयानक है। एक तरफ सोनिया गांधी 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो है एक MOU साइन करती हैं और 2014 तक सैकड़ों बार इनकर्जन होते हैं, सैकड़ों बार इंक्रोचमेंट्स होती हैं और इस देश के रोबोट प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। और आज आकार पटेल जैसे और जो तमाम जो अपने आप को रक्षाविद बताते हैं और वो लोग देश को जो है गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज राहुल गांधी क्या पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि हमारी सेना निहत्थी कैसे वीरगति को पा गई। तो शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी और आपकी पार्टी को कि इस देश को आप लोगों ने ही ऐसे समझौते करके दिए कि उस LAC के 2 किलोमीटर इधर और LAC के 2 किलोमीटर इधर कि हम हथियार लेकर नहीं जा सकते। आप लोगों ने जो ऐसे देश की सेना को निहत्था बनाने का काम आपकी सरकार ने किया है और कितनी बेशर्मी से जो है आज आप देश के प्रधानमंत्री को बोलते कि छुप गए हैं। राहुल गांधी जी छुपते आप हैं। जब जब देश संकट में आया है राहुल गांधी जी जो है थाईलैंड निकल लेते हैं। इस देश ने देखा है पिछले 6 साल में आपने विपक्ष में रहते हुए क्या भूमिका निभाई है, आपके परिवार ने क्या भूमिका निभाई है, ये पूरा देश देख रहा है। परंतु आप आज एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते हुए आप इस देश के मान सम्मान को ताक पे मत रखिए, क्योंकि ये देश अगर आपको वो राजनीतिक विरासत दे सकता है तो आपको छीन के आपको जो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे इस वक्त की कि जिस तरीके के हालात अभी चाइना और इंडिया के बीच बने हुए हैं और तो उसी के बीच ग्लोबल टाइम्स किस तरीके की खबरें छाप रहा है अपने पेपर में और वहीं पर कांग्रेस किस तरीके की गंदी राजनीति कर रही है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ वेद शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। अभी ग्लोबल टाइम्स अपने पेपर में ये छाप रहा है, जैसे अभी आपने देखा कि PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के सामान का बहिष्कार करने की ज़रूरत है। कल भी आपने देखा कि कैट की तरफ से लिस्ट बनाई गई है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि ग्लोबल टाइम्स अब लिख रहा है कि भारत बहिष्कार नहीं कर सकता चाइना की चीज़ों का क्योंकि उससे उसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो चाइना की जो आर्थिक विस्तारवादी नीति है ये उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए, इसको आंकड़ों में समझने और देश को समझाने की ज़रूरत है कि कैसे वार्षिक लगभग 127 बिलियन डॉलर का हम उनसे जो है इंपोर्ट करते हैं। और यदि जैसे अभी रिसेंटली हमारी विभिन्न ट्रेड एसोसिएशंस ने और जो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान बना रही है और उसमें लगभग 371 चीज़ों को सामान को लिस्ट किया गया है कि कैसे प्लास्टिक के आइटम, बच्चों के खिलौने से लेकर फर्नीचर और इन सभी सामान को या तो बैन कर दिया जाएगा या उनके ऊपर अत्यधिक मात्रा में जो है डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी कि हम कैसे उस सामान को यहाँ पे लाने से रोकें। तो उससे कहीं ना कहीं 40 से 50 बिलियन डॉलर का जो है चाइना को सीधा सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक कांग्रेस के नेता का बयान बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर और विभिन्न चैनलों पर अभी वायरल हो रहा है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो चीन के साथ जो उनकी जो दोस्ती है, जो एक मोदी विरोध में या भाजपा विरोध में जो वो एक सभी सीमाओं को पार करके वो जो चाइना के गोद में बैठने का एक प्रयास कर रहे हैं, ये उसको पूरी तरीके से बेनकाब कर रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा 2008 से, क्योंकि ये जड़ें इतनी मजबूत हैं और ये इन सभी डॉट्स को अगर हम जोड़ेंगे, इन सभी बिंदुओं को हम जोड़ेंगे तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव समझ आएगा कि कांग्रेस की कैसे सिनिस्टर पॉलिसीज रही हैं और उसने कैसे देश की विदेश नीति को खोखला करने का प्रयास किया। 2008 में चीन की बीजिंग में ओलंपिक्स होते हैं और वहां भारत का प्रधानमंत्री इनवाइट नहीं होता, जबकि UPA की अध्यक्षा चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को वहां पे बुलाया जाता है। उसके पश्चात 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस के बीच में एक ऐसा MOU साइन होता है जिसके बारे में आज पूरा देश जानना चाहता है कि आपने ऐसा क्या समझौता किया कि उस 2008 से 2014 के बीच में तमाम बार चीन खुले आम घुसपैठ करता रहा। 64 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया चीन ने कब्जा लिया। और मैंने कल के कॉन्वर्सेशन में भी आपको कैटेगोरिकली देश को समझाने का प्रयास किया कि वो जो 6 महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स थे उनके ऊपर चीन कब्जा करके बैठ गया और इस देश के रोबोट प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे रहे और वो बोलते रहे कि हमें चीन के साथ सीमा विवादों को तूल नहीं देना चाहिए। और आज जब प्रधानमंत्री ने परसों जब एक बयान दिया, एक उन्होंने स्टैंड लिया कि कैसे जो है कोई हमारी जो सहिष्णुता है उसको जो है हमारी कमज़ोरी आंकने का जो दुष्प्रयास ना करे,
और हम जो है देश की अखंडता और एकता के साथ हम 1 इंच भी समझौता नहीं करने वाले। और ऐसी परिस्थितियों में राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री को डिमीन करने वाले जो ट्वीट लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। तो 2008 से अभी तक जिस चर्चा को मैं यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ, कैसे जब संजय झा उसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने सभी अप्स एंड डाउन्स में, अच्छे भले बुरे में अपनी पार्टी को संभालने, बचाने और पार्टी की तरफ से वोकल होने का प्रयास किया, आज उनको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि उन्होंने चीन के खिलाफ सभी अपने पार्टी के लोगों को एकजुट होने का एक आह्वान किया था। फिर उसके बाद कांग्रेस के विपक्ष में लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी एक ट्वीट आया कि उन्होंने चीन के बारे में बड़ा एक अग्रेसिव ट्वीट दिया। और उसी के थोड़ी देर बाद जो है आनंद शर्मा जी का एक ट्वीट आता है कि ये जो है अधीर रंजन चौधरी जी का व्यक्तिगत वो हो सकता है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। तो आज जिस कांग्रेस के नेता का जो बयान इतनी तेज़ी से घूम रहा है, तो क्या कांग्रेस उसे भी उस व्यक्ति का व्यक्तिगत बयान बोल के पल्ला झाड़ लेगी? देखिए, यदि भाजपा का कोई गली का कार्यकर्ता कुछ बोल देता है तो इस देश का मीडिया 9 दिन तक जो है मुहर्रम मनाता है, छाती पीटता है और स्क्रीन काली करता है, और उसका जिम्मेदार सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को बना दिया जाता है। परंतु यदि इस देश की जो सबसे पुरानी रूलिंग पार्टी है और उसका राष्ट्रीय कार्यकर्ता से लेकर अगर जिले का कार्यकर्ता भी कुछ बोल देता है और वो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कहीं मिसमैच होती है, तो वो 2 सेकंड में डिसोन कर देते हैं। तो ये आज देश की जनता को समझना होगा कि ये कांग्रेस मोदी विरोध में, कांग्रेस एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के विरोध में क्यों इतनी बावली हुई जा रही है कि वो देश के विरोध में जाके खड़ी हो गई है। आज आप उस लैंग्वेज को सुनिए जो वो ऑडियो टेप वायरल हो रहा है। तो जाकिर हुसैन, क्या इस देश में जाकिर हुसैन या उनकी जमात के लोग अगर युद्ध वाली स्थिति में, क्या वो जो है तमाशा देखेंगे, वो देश को सपोर्ट नहीं करेंगे या वो तालियां बजाएंगे? ये कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी इस बात को स्पष्ट करे कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। क्योंकि जो पिछले 4-5 दिनों में जो कांग्रेस ने स्टैंड दिखाने का और जो डेस्परेशन दिखाने का काम किया है, तो उन लोगों को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मोदी वर्सेस चाइना है, बल्कि इंडिया वर्सेस चाइना है ही नहीं। जब डोकलाम में 73 दिन तक हमारी सेना और हमारे देश का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और जो भी बायलैटरल सिस्टम्स को देखने का मैकेनिज्म है, जब वो चीन की आंख में आंख डाल के बात करता है, 1 इंच भी नहीं झुकता है, तब इस नेहरू गांधी परिवार के चश्मो चिराग चुपके चीन के राजदूतों के साथ, चीन के नेताओं के साथ जो है मीटिंगें करते हैं। आप कौन सी पोजीशन पे, जब आप एक देश के साथ एक मुश्किल स्थिति में हैं, आप एक देश के साथ एक बिटर रिलेशन में हैं, तो आपको सबसे पहले देश के नेतृत्व को खबर करनी चाहिए थी। आपने देश के नेतृत्व को कॉन्फिडेंस में लेना जायज़ नहीं समझा और आप जो है दुश्मनों के घरों में जाके आप पार्टियां कर रहे हैं। तो ये देश देख रहा है कि कैसे इन लोगों ने सत्ता की लोलुपता में इस देश को बेचने का दुष्प्रयास करा है। इन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है कि इनको एक अपने संघर्षों से आया हुआ व्यक्ति नरेंद्र मोदी इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही भयानक है। एक तरफ सोनिया गांधी 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो है एक MOU साइन करती हैं और 2014 तक सैकड़ों बार इंकर्जन होते हैं, सैकड़ों बार इंक्रोचमेंट्स होती हैं और इस देश के रोबोट प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। और आज आकार पटेल जैसे और जो तमाम जो अपने आप को रक्षाविद बताते हैं, और वो लोग देश को जो है गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज राहुल गांधी क्या पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि हमारी सेना निहत्थी कैसे वीरगति को पा गई। तो शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी और आपकी पार्टी को कि इस देश को आप लोगों ने ही ऐसे समझौते करके दिए कि उस LAC के 2 किलोमीटर इधर और LAC के 2 किलोमीटर इधर कि हम हथियार लेकर नहीं जा सकते। आप लोगों ने जो ऐसे देश की सेना को निहत्था बनाने का काम आपकी सरकार ने किया है, और कितनी बेशर्मी से जो है आज आप देश के प्रधानमंत्री को बोलते कि छुप गए हैं। राहुल गांधी जी, छुपते आप हैं। जब देश संकट में आया है, राहुल गांधी जी जो है थाईलैंड निकल लेते हैं।
इस देश ने देखा है। पिछले 6 साल में आपने विपक्ष में रहते हुए क्या भूमिका निभाई है, आपके परिवार ने क्या भूमिका निभाई है, ये पूरा देश देख रहा है। परंतु आप आज एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते हुए आप इस देश के मान सम्मान को ताक पे मत रखिए, क्योंकि ये देश अगर आपको वो राजनीतिक विरासत दे सकता है तो आपको छीन के आपको जो अर्श से फर्श पर भी बिठा सकता है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये देश हम सब का है। तो देश रहेगा तो आप हम लोग राजनीति कर पाएंगे। तो ये आप मत भूलिए, ये मेरा आह्वान है। सर, ऐसे ही कांग्रेस के साथ साथ ही एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पीएम नरेंद्र मोदी को एक सफ़ेद कागज़ लिखकर बोलते हैं कि इस बार आप 2014 के बाद आपने क्या क्या रणनीति अपनाई बॉर्डर पे, वो आप सब लिख के दीजिए। क्या जानना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पॉलिटिक्स के राखी सावंत हैं, जिसको फुटेज नहीं मिलती है तो वो कुछ भी आके बयानबाजी देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सबसे, जब वो कानूनी शिकंजे में फंसते हैं तो उनको अल्पसंख्यक कार्ड याद आ जाता है, वरना वो अपने आप को बहुत बड़ा बैरिस्टर बताते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इस देश के चुने हुए सांसद हैं। अगर एक चुने हुए सांसद को ये नहीं पता, लोकसभा में बैठने वाले जो कई साल से लोकसभा में बैठ रहा है, उस आदमी को ये नहीं पता कि सरकार क्या है, तो मैं कहता हूँ कि उस चिट्ठी का जवाब उनको तब मिलेगा जब वो अपनी सांसदी का त्यागपत्र दे देंगे। तो ये नाटक करने वाले जो लोग हैं, जो ड्रामा करने वाले जो लोग हैं, आई थिंक राखी सावंत इज़ फार बेटर। कम से कम कहीं ना कहीं उसकी बात में कभी ना कभी साल में एक बार लॉजिक आ जाता है, पर असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी के लोगों का ना कभी बात का लॉजिक होता है, क्योंकि उनको राजनीति करनी होती है अपने ईमान की और अपने संप्रदाय की, बट संप्रदाय के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब इंक्लूसिवनेस की बात आती है तो उनको अपना अल्पसंख्यक कार्ड खेलना होता है। और जब देश आज एक मुश्किल की घड़ी में है, मैं बधाई देना चाहूँगा मायावती को, चाहे उनके साथ कैसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही हो, आज उन्होंने देश के मसले पर जो है उन्होंने एक स्टैंड लिया, उन्होंने खड़े होने का काम किया है। क्योंकि आपको सीखना चाहिए,